So, बच्चों, a very good morning to all of you. So, we will start. I think everyone is with me. सब लोग मेरे साथ में हैं. चलिए बच्चों. So, कुछ मैं अपडेट्स दे देता हूं. तो जैसे कि आयुष यादव जी 17 बार और मयंक लिंबावट जी 17 बार टेक्स के लेक्चर के दौरान उन्होंने मोबाइल में कुछ तो और देखा. मतलब मोबाइल जब चलता है ना तो हाँ 17 टाइम्स. शमा जी ने पहले और दूसरे लेक्चर में जीआईजेल और टेक्स्ट के लेक्चर में 7 बार कुछ और देखा. या वो मतलब मैं आपको बता दूं कि आप कितनी बार लेक्चर ऑफ करते हो, कितनी बार स्क्रीन चेंज करते हो, वो हमको सब समझ में आता है. सो मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा, जो बच्चे खासकर ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए नया अनुभव है, बट प्लीज 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 जब तक हार्ट अटैक जैसा फील ना हो, जब तक कोई मर ना जाए, कोई नया पैदा ना हो जाए, इतनी अर्जेंसी अगर आपको ना आए, प्लीज मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा बच्चों, डू नॉट सी एनीथिंग एल्स, बी 100% फोकस्ड इन क्लास. बेटा पूरा ध्यान क्लास में लगाएंगे. यस मानवी बेटा, ईशान, यस वी गेट सो मेनी सो मच ऑफ डिटेल्स. एनीवे, सो बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा हो गया था, उसका हमने फास्ट ट्रैक भी कर लिया था, कंसेप्ट भी कर लिए थे, राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोगों ने कर ली थी. आज मैं आपके साथ सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं. सो सेकंड टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर फॉर्मेशन. काफी बड़ा टॉपिक है ये. इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, काफी सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ इस चैप्टर को वेटेज दे दीजिए बच्चों. मेरे हिसाब से इस चैप्टर से लगभग 5 से 7 मार्क्स का आना चाहिए. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपका बेस भी इस टॉपिक से क्रिएट हो जाएगा. और एसबीईसी में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एसबीईसी का टोटल हमारा 3 पार्ट है, ए बी और सी. तो अभी हम क्या करेंगे, अब से क्या करेंगे, जैसे ही अपना चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, अपन क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अपन पार्ट 2 का लेंगे. उसके बाद एक चैप्टर अपन पार्ट सी का खत्म करेंगे. ये हाँ, नहीं तो वो क्या होता है कि अपन शुरू शुरू में पार्ट 1 पूरा कर लेते हैं, तो वो पार्ट 2 पढ़ते पढ़ते ना बहुत जान पे आता है. तो अपन क्या करेंगे, पार्ट 1 का एक चैप्टर, पार्ट 2 का एक चैप्टर और पार्ट 3 का एक चैप्टर, ऐसे अपन करेंगे. तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा. सो एनीवे, जो नया टॉपिक मैं आपके साथ शुरू करूंगा, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर फॉर्मेशन. तो यहां पे बेसिकली, चलिए बच्चों, सो मैं आप लोगों के साथ आज शुरू करने वाला हूं सेक्शन 3 के साथ, कंपनीज एक्ट का. ठीक है. सेक्शन 3 किसका, कंपनीज एक्ट 2013. इसका मैं आपके साथ सेक्शन 3 डिस्कस करूंगा. अब आप मुझसे पूछेंगे दुष्यंत सर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में क्या है. कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है. क्या है, जो वर्ड्स कंपनीज एक्ट में बार बार यूज किए गए हैं, उन सब की डेफिनेशन कहां पे है. पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जितने भी वर्ड, एमओए का मतलब क्या होता है, एओई का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, जितने वर्ड्स कंपनीज एक्ट 2013 में यूज किए गए हैं, उन सब का अर्थ, उन सब का मतलब कहां पे लिखा हुआ है, उन सब का मतलब लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 3 में. इज दैट क्लियर. नाउ सॉरी, सेक्शन 2 में, आई एम सॉरी, सेक्शन 2 में लिखा हुआ है. अब उसके बाद सेक्शन 2 के बाद जो कंपनीज एक्ट में नया सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 3. सेक्शन 3 जो है, दैट डील्स विद, सेक्शन 3 जो है वो डील करता है किससे बच्चों, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. ठीक है. और सेक्शन 3 बेसिकली कंपनीज को एक प्रकार से क्लासिफाई भी करता है. मतलब सेक्शन 3 बात करता है किसके बारे में, इनकॉर्पोरेशन के बारे में, बट सेक्शन 3 इनडायरेक्टली कंपनी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है. तो सेक्शन 3 शुरू कैसे होता है, सेक्शन 3 जो कंपनीज एक्ट का है वो शुरू कैसे होता है. तो सेक्शन 3 ये कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है कि
7 people, 7 लोग, सेक्शन 3 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 7 लोग मिलकर, 7 लोग मिलकर, कम से कम 7 लोग मिलकर क्या बना सकते हैं, एक कंपनी बना सकते हैं। बट कौन सी कंपनी बना सकते हैं? 7 लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि 7 लोग अगर इकट्ठे हो जावे, 7 लोग अगर इकट्ठे हो जावे तो क्या बना सकते हैं? दे कैन फॉर्म, व्हिच काइंड ऑफ कंपनी दे कैन फॉर्म इज, दे कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। पॉइंट नंबर 1। सेक्शन 3 बोलता है कि कम से कम 2 लोग अगर मिल जाएं तो एक कंपनी बना सकते हैं। कौन सी कंपनी बना सकते हैं? सात लोग अगर मिल जाएं तो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, कम से कम 7। और आपको पता है पब्लिक कंपनी मैक्सिमम तो कितने मेंबर हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट है ही नहीं। तो 7 लोग मिलके क्या बना सकते हैं? 7 लोग मिलके पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 2 लोग मिलके क्या बना सकते हैं? प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। और एक और चीज कही है कि 1 पर्सन, एक इंसान अकेला बहुत कुछ कर सकता है। एक इंसान अकेला क्या बना सकता है? 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। तो देखिए, अगर चैप्टर का नाम है, अगर इस टॉपिक का नाम है, अगर इस चैप्टर का नाम है, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन 3, भले ही सेक्शन 3 किससे डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से डील करता है। लेकिन ये जो चैप्टर है, इसके शुरुआत में ही सेक्शन 3 का जिक्र किया गया है। क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि सेक्शन 3 आपको इनडायरेक्टली बता देता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर आप 3 टाइप की कंपनीज को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मिनट, नहीं सर, आप कुछ भी बोल रहे हैं, हमने तो बहुत सारी कंपनी के बारे में सुना है। ओके, बताओ। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, दुनिया भर की कंपनी के बारे में हमने सुना है। सर ये क्या फालतू का डिस्कशन है? बच्चों मुझे एक चीज बताइए, इंसान 2 तरीके के होते हैं, अच्छे इंसान, बुरे इंसान, मोटे इंसान, पतले इंसान, फिट इंसान, गधे इंसान, बेवकूफ इंसान, महान इंसान। बट कितने भी इंसान हो, कैटेगरी तो 2 ही होती है ना। या तो आप क्या हो सकते हो, या तो आप पुरुष हो सकते हो, या फिर आप स्त्री हो सकते हो। नहीं सर, एक और होता है वो, ओके, थर्ड जेंडर, या फिर आप थर्ड जेंडर हो सकते हो, राइट। उसी तरह से बच्चों, कंपनीज एक्ट में भी ये समझ लीजिए, दुनिया भर की आप जितनी भी कंपनीज का जिक्र करें उतनी कंपनी हो सकती है। बट कोई भी कंपनी हो, कंपनीज एक्ट के अंदर उसका बेसिक क्लासिफिकेशन 2 ही होता है। क्या? आपकी कंपनी या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। दुष्यंत सर, ओपीसी? यस बच्चों, ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी विथ 1 मेंबर। ओपीसी को भी कौन सा स्टेटस दिया गया है बच्चों? ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी विथ 1 member. Now someone is saying government company. बच्चों गवर्नमेंट कंपनी भी 2 ही कैटेगरी में आएगी। Now you can tell me, आप मुझे बता सकते हैं कोई भी कंपनी, whether it's a government company, whether it's a non government company, whether it's a non banking financial company, whether it's a section 8 company, आप दुनिया भर की एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, कोई भी कंपनी बता दीजिए, वो either that company will be public और प्राइवेट। मैंने कहा कि इंसानों को आप 2 कैटेगरी में बांट दो, लड़का या लड़की। फिर एक मेरा आयुष, मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे बोलता है, दुष्यंत सर खूबसूरत लड़की तो आपने नहीं लिखा। अबे खूबसूरत लड़की लड़की नहीं होती क्या? वो बोल रहा है गवर्नमेंट कंपनी। अबे गवर्नमेंट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी होगी या फिर क्या होगी? प्राइवेट। डिड यू गेट माय पॉइंट? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनीज को आप बेसिकली कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 ही, या तो पब्लिक होगी या फिर प्राइवेट होगी। नहीं सर, ओपीसी, ओपीसी इज आल्सो अ प्राइवेट कंपनी। OPC is also a
प्राइवेट कंपनी जिसमें क्या होता है, फक्त सिर्फ एक मेंबर होता है। इज एवरीवन विथ मी? अब ये 7% कौन हो सकते हैं? 7% दे कैन बी लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अब ये 7 लोग क्या हो सकते हैं बच्चों? ये 7 लोग लीगल पर्सन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वो 7 में भी आ सकता है। 2% प्राइवेट कंपनी भी आ सकता है, लेकिन ओपीसी के केस में इट हैज टू बी व्हाट बेटा? नेचुरल पर्सन। सो बच्चों ध्यान से देखिए, सो मैंने आपके सामने 3 कंपनीज की बात की, पब्लिक, मैंने आपके सामने बात की प्राइवेट, और तीसरी टाइप की कंपनी जो मैंने कही वो ओपीसी है। ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी ओनली। बच्चों 1% कंपनी इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक मेंबर होता है। इज एवरीवन विथ मी? यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? अजय जी, मानवी जी, ईशान जी, सोहम जी, आयुष जी, मयंक जी, राघव जी, इज एवरीवन विथ मी? चलिए, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, और अब बच्चों मैं आपके साथ बात करने वाला हूं किस बारे में? नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विथ यू ऑन 1% कंपनी। बच्चों जो मेरा डिस्कशन आपके साथ होगा वो किसके बारे में होगा? ओपीसी, 1% कंपनी। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1% कंपनी की जब मैं बात करूं, प्लीज हियर सेक्शन 3 में 1% कंपनी के बारे में बताया गया है कि आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई बोले कि 1% कंपनी के बारे में कहां पे लिखा है, किसने मुझे अधिकार दिया है 1% कंपनी के बारे में, तो आप क्या बोल सकते हैं? सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि 1% कंपनी कैन बी फॉर्म्ड। तो आपका अधिकार हो गया। तो बच्चों आपका अधिकार हो गया कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप 1% कंपनी बना सकते हैं। अब बच्चों हमेशा याद रखिए, जब मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, हमेशा याद रखिए कंपनीज एक्ट जो है इट्स नॉट अ कंप्लीट लॉ। कंपनीज एक्ट जो है वो कंप्लीट लॉ नहीं है। कंप्लीट लॉ नहीं है मतलब क्या हो गया दुष्यंत सर? बेटा इसका मतलब ये हो गया कि कंपनीज एक्ट में सिर्फ ये बताया गया कि 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, बाकी 1% कंपनी में क्या क्या चीजें होती, क्या क्या चीजें नहीं होती, इसके बारे में क्या कहां पे लिखा हुआ है? बच्चों हमेशा याद रखिए, इसके बारे में लिखा होता है रूल्स में। कहां पे लिखा होता है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 469। कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन बच्चों? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 469 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है। इज एवरीवन विथ मी? नाउ तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्लीज हियर वेरी केयरफुली। सो बच्चों, तो सेक्शन या ओपीसी 1% कंपनी को डिफाइन कहां पे किया गया है? सबसे पहले 1% कंपनी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन कहां पे है इसकी? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ये ना? यस, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में 1% कंपनी को डिफाइन किया गया है। कुछ भी नहीं है बच्चों, क्या डिफाइन किया गया है? कंपनी विथ 1% एज अ मेंबर। सो बच्चों सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में क्या बताया गया है? और बच्चों मैं चाहूंगा जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज जब तक मैं बोल रहा हूं अच्छे से सुनिए। कोई दूसरा काम अगर हाथ में है तो प्लीज हटा दीजिए, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो आप डाउट्स भी अच्छे से पूछ पाओगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नाउ प्लीज हियर, और पहले मैं पढ़ाता हूं उसके बाद मैं आपसे डाउट पूछूंगा, तो व्हाट एवर डाउट्स यू हैव प्लीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं एक बार पढ़ाने के बाद मैं आप सबको मौका दूंगा डाउट्स पूछने का। तो सारे लोग मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, एवरी वन ऑफ यू वुड सी टुवर्ड्स मी वेरी केयरफुली। तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि 1% कंपनी में क्या होता है? देयर इज ओनली 1%, देयर इज ओनली 1% एज अ मेंबर। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। प्लस सेक्शन 3 में क्या बोला गया है कि एक बंदा जो है क्या कर सकता है? 1% कंपनी बना सकते हैं। अच्छा कैसे बना सकते हैं? बाई सब्सक्राइबिंग टू व्हाट? टू एमओए।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करके सब्सक्राइब करके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइबिंग? इट्स बेसिकली एमओए को क्या करके साइन करके। एमओए में आप क्या लिखते हैं कि हम कंपनी बनाने के लिए तैयार हैं। तो एमओए में साइन करके एमओए को सब्सक्राइब करके आप क्या कर सकते हैं, 1% कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, बस सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 और सेक्शन 3 इतना ही बोल के रुक गए, बाकी कुछ भी नहीं बताया कि 1% कंपनी कैसे होगी, उसका मेंबर कौन बन सकता है, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बाकी कंपनीज एक्ट में कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ने क्या किया, डिफाइन कर दिया, और सेक्शन 3 ने यह बता दिया कि ओपीसी बनाई जा सकती है। उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया यार। तो बाकी चीजें कहां पे हैं? यस, तो हमेशा याद रखिए, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 से लेके, कहां से लेके बच्चों, सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन 22 तक सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक क्या पढ़ना है आपको? ये सेक्शंस कंप्लीट कब होंगे? जब इन सेक्शंस को आप किसके साथ पढ़ें, रूल्स के साथ पढ़ें। ठीक है, तो सेक्शन में लिखा है होगा, बट वो कैसे होगा ये कहां पे लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा है। रूल्स किसने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने? नहीं, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। रूल्स किसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, तो रूल्स को चेंज करना बहुत आसान होता है। रूल्स को चेंज करना क्या होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके लिए कोई पार्लियामेंट में अलग कानून पास नहीं करना होता। कंपनीज एक्ट को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब उसके लिए पार्लियामेंट में आपको क्या करना होता है, पार्लियामेंट में आपको एक बिल पास करना होता है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, बट रूल्स इजीली चेंज हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये रूल्स ठीक नहीं है, इसमें चेंज करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके रूल्स चेंज कर देगी। ठीक है, नाउ अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। तो क्या हम सारे रूल्स याद रखें? सारे रूल्स याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम एग्जाम में आंसर लिखेंगे सेक्शन 8 कंपनी के सेक्शन ओपीसी के बारे में, तो हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 याद रखेंगे, रखना पड़ेगा। सेक्शन 3 याद रखेंगे, यस रखना पड़ेगा, और उसके साथ में हम क्या लिखेंगे, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है ये? तो हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं। तो अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में 1% कंपनीज के बारे में, ओपीसी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा, ओपीसी। पहले इसको वन मैन कंपनी कहा गया था पार्लियामेंट, मतलब जब वो बिल बना था, तो जितने भी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थी वो एकदम गुस्से में आ गई, देन इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, 1% कंपनी। सो मैं आपके साथ काफी सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो कहां पे लिखी हुई है, रूल्स में लिखी हुई है। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया। बच्चों सबसे पहले बताइए, इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस कौन करता है? कंपनीज करती हैं, एचयूएफ्स करती हैं, एलएलपीस करती हैं, या फिर इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर्स करते हैं? वेरी ट्रू, इंडिया में बच्चों सबसे ज्यादा बिजनेस कौन करता है, सोल प्रोप्राइटर्स। दीज पीपल डू द मैक्सिमम बिजनेस। ठीक है, मेरे ख्याल से पुणे के जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स हैं वो मिलके इतना बिजनेस कर लेते होंगे जितना रिलायंस इंडस्ट्री भी नहीं कर पाती। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सोल प्रोप्राइटर इंडिया में जितने भी हैं, जितने भी कौन है, वो सारे बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड हैं, राइट?
असंगठित हैं, पता नहीं है, कोई भी खोल लेते हैं अपनी दुकान, किसी लॉ के अंदर उनको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं सर, वो शॉप एक्ट का लाइसेंस, वो शॉप एक्ट का लाइसेंस बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जिसके पास शॉप एक्ट का लाइसेंस है उसको अपनी बैलेंस शीट भी बनाना मैंडेटरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरी चीज ये है, तो इसलिए बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर हैं ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं आते, अपना दुकान लगाते हैं, दिल ओपन देयर शॉप, सामान बेचते हैं, कैश में सामान बेचते हैं, लाखों रुपए हो सकता है महीने का कमाते हैं, बट किसी को पता नहीं चलता। जीएसटी के चक्कर में बहुत सारे ये फंस गए, जीएसटी के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस गए, हालांकि मेरा वो डिस्कशन नहीं है। तो बच्चों अच्छा, और दूसरा, इनकी डेथ होती है तो इनका बिजनेस क्या हो जाता है? इनका बिजनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो शायद पढ़ लिख लेते हैं, वो कुछ और काम करने लगते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूं, यूएसए में, यूके में, चाइना में भी 2008 में ये कंसेप्ट आ गया था। इन सारी कंट्रीज में क्या हुआ, जब 1% कम, अच्छा ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है ना, सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, आपको ये भी पता है। तो बच्चों यूएसए, यूके, चाइना में काफी, आपको पता है एजुकेशन का लेवल काफी अच्छा है, तो यहां पे जब 1% कंपनी का कंसेप्ट आया, तो जितने भी सोल प्रोप्राइटर थे वो सब कहां पे चले गए? उन सारे लोगों ने क्या इनकॉर्पोरेट कर ली, जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स थे, दे ऑल इनकॉर्पोरेटेड, दे ऑल इनकॉर्पोरेटेड व्हाट? इन सब लोगों ने 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया। क्यों? अब 1% कंपनी के अंदर जब ये 1% कंपनी बन गए, जैसे राम पान वाला, ये पान की दुकान थी, अब इसने क्या कर लिया, व्हाट ही डिड, इसने ओपीसी फॉर्म कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया? ही फॉर्म्ड एन ओपीसी। अब इसको एडवांटेज क्या हो गया, अब इसकी कंपनी का, इसका नाम हो गया राम पान वाला प्राइवेट लिमिटेड, और आपको ब्रैकेट के नीचे लिखना पड़ता है क्या, ओपीसी या 1% कंपनी। तो सबसे पहले, अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि ये बन गई सेपरेट लीगल एंटिटी। राम मर जाए, राम कट जाए, राम का कट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपीसी विल कंटिन्यू। लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर इस ओपीसी के ऊपर 100 करोड़ रुपए का कर्जा आ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप ओपीसी नहीं, आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में शिफ्ट हो जाते हो, अगर आपके ऊपर 100, मान लो कर्जा आ जाए 100 करोड़ का, तो क्या राम जो पान वाला है ये पर्सनली लायबल है या फिर कंपनी लायबल है? कंपनी लायबल है। और बच्चों आपको पता है कंपनी के केस में राम की लाइबिलिटी कितनी होती है, जितने रुपए के उसने शेयर खरीदे हैं उतनी लाइबिलिटी है। इज दैट क्लियर? बाकी के लिए लायबल कौन है? बाकी के लिए लायबल कौन है? बाकी के लिए कंपनी लायबल है। प्लस बैंक्स वगैरह आपको फाइनेंस आसानी से देते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस स्टेबल होता है ना, कंपनी, आपने ओपीसी बना ली तो आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल है। प्लस मोदी जी भी खुश हो जाते हैं। मोदी जी खुश क्यों होते हैं? लुटेरे बन के बैठे हैं, टैक्स, हाँ पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाते, बाकी सब जगह जीएसटी लगा दिया, पेट्रोल पे जीएसटी लगाते, तो जीएसटी के अंदर हाईएस्ट रेट कितना है, 28%। तो पेट्रोल पे अगर 28% का जीएसटी लगेगा तो पेट्रोल का रेट 50-55 रुपए के आसपास होगा ना, नहीं और कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से 40 रुपए के आसपास हो जाएगा, 40-45 के आसपास, वो भी नहीं करते। अभी 100 रुपए लीटर है, बीएमडब्ल्यू निकालना बहुत महंगा पड़ता है, बट स्टिल निकालता हूँ, धूल लग गई थी उसके ऊपर, इतनी मोटी धूल की परत आ गई थी, मेरे को गाली दे रही थी माँ बहन की, तो इसलिए अभी निकालना शुरू किया। और मैंने शौक शौक में पेट्रोल वाली खरीदी, पेट्रोल वाली 7-8 लाख रुपए सस्ती थी डीजल वाली कंपेरिजन, तो मैंने पेट्रोल वाली खरीदी। एनीवे, तो मोदी जी भी खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है वो क्या बन जाता है, आपका अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस किसमें बन जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन जाता है, मतलब आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाते हो। तो ये सारी चीजों के चलते कंपनीज एक्ट, जब ये नया कंपनीज एक्ट आया 2013 में, जब कौन सा एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो उसमें ओपीसी का कंसेप्ट क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और बच्चों बहुत तारीफ हुई भारत की,
इनफैक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट वाज बिहाइंड दिस कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इंडिया की अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत तारीफ हुई कि हमने ओपीसी का कंसेप्ट शुरू किया। बट इंडिया में ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, सरकार ने बहुत कोशिश की, सरकार ने बहुत कोशिश की, किस चीज की, कि छोटे व्यापारी ओपीसी के माध्यम से अपना व्यापार करें। बट दिस कंसेप्ट लिटरली फेल्ड, ये कंसेप्ट बुरी तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया। नहीं बनाते लोग ओपीसी। अरे वो पान वाले, पान की दुकान वाले से तुम बोलो जाके कि यार ओपीसी बना ले, बोले क्या करने का, इससे मेरा सेल बढ़ेगा क्या, लोग ज्यादा पान खाएंगे क्या, वो गधा है साला, बनाना चाहिए उसको। अरे जब तू पान की दुकान के ऊपर लिखेगा ना राम पान वाला प्राइवेट लिमिटेड, यू सी हाउ पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। यू सी गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, उसका आपको फायदा मिलना शुरू होगा। उल्लू दे पट्टे, बना ले कंपनी। बट इंडिया में जिस तरह के लोग हैं, एजुकेशन उतना नहीं है, ओपीसी का कंसेप्ट बहुत मिजरेबली क्या हो गया, फेल हो गया बच्चों। ठीक है, बट स्टिल फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सो आपका क्लाइंट है, इनफैक्ट आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सीएस बन के प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आप अपने क्लाइंट्स को क्या करेंगे, बताएंगे दैट यू नो ओपीसी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, वेरी गुड स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ अब हम ओपीसी के बारे में बात करते हैं, तो ओपीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो व्यापारी हैं, कौन से सेक्टर के व्यापारी हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो व्यापारी हैं, वो क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनाइज बन जाएंगे। प्लस उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, उनका बिजनेस स्टेबल होगा। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए, अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं। अब ये जो मैं आपको फीचर्स पढ़ा रहा हूं, ये कहां पे लिखे हुए हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। और कंपनीज एक्ट जब मैं पढ़ाता हूं आपको, या बेसिकली मैं लॉ टीचर हूं, सो वट एवर आई टीच, मैं जो भी आपको पढ़ाऊं, मैं आपके सामने जो भी शब्द रखूं, मैं चीजों को इंटरप्रीट कर सकता हूं। आप समझिए, तो बच्चों आप स्टूडेंट हैं और आपका एक हक है कि मैं आपको जो भी बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कहां पे लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज अ लॉ टीचर आई कैन नॉट मेक माय ओन लॉ, माई ड्यूटी इज जस्ट टू इंटरप्रीट द थिंग्स। बाकी जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी हमारे देश की संसद ने, हमारी सरकार ने रूल्स या लॉ के माध्यम से लिखी हुई है। तो बच्चों सबसे पहली चीज ओपीसी कौन बना सकता है, ओपीसी कौन बना सकता है, सबसे पहली चीज। हाँ कम ऑन आंसर, ओपीसी कौन बना सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस नेचुरल पर्सन प्लस एंटाइटल्ड टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट। रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा है। 180 अगर आपके नोट्स में लिखा है, प्लीज मेक इट 182 डेज। आपके नोट्स में अगर 180 लिखा है तो प्लीज मेक इट 182। ठीक है, नाउ इट्स 182 डेज। सो बच्चों ध्यान देखिए, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, बच्चों सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है ओपीसी। सो ओपीसी में क्या है बच्चों, ओए कौन बना सकता है ओपीसी, सिटीजन ऑफ इंडिया। ना हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको पता ही होगा, टैक्स में आप पढ़ते ही हैं शायद, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से जो क्या है, इंडियन सिटीजन है। और सिर्फ इंडियन सिटीजन रहना पॉसिबल मतलब वो नहीं है, मतलब सिर्फ इंडियन सिटीजन रहे तो बात नहीं बनेगी। इंडियन सिटीजन हो बट पिछले 25 साल से इंडिया के बाहर रह रहे हो, नहीं बना सकते। इंडियन सिटीजन हो जिस साल, अगर मान लो तुम 2021-22 में तुम ओपीसी बना रहे हो, तुम ओपीसी कब बना रहे हो,
21-22, तो यू हैव टू इंश्योर कि 20 और 21 ये जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें कम से कम कितने दिन, 182 डेज आप इंडिया में रहे हो, तभी आप ओपीसी बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है, नेट का इश्यू होगा शायद, मेरे साइड से आपके साइड से, लेकिन सबकी ब्लर हो रही तो मेरे साइड से ही है। अभी ठीक हुई क्या, देखो। चलिए, वो नेट बच्चों इंडिया में कोई भी नेट लो, नेट फ्लक्चुएट होता रहता है। एनीवे, सो बच्चों ध्यान देखिए, सो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होके चलेगा क्या, नहीं, यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस यू हैव टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, प्लस यू हैव टू एंटर इनटू अ, आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के काबिल भी होना चाहिए। कहने का मतलब है आप माइनर नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर आप माइनर हो तो ना ही आप ओपीसी के मेंबर बन सकते हो, ना ही आप बेनिफिशियरी बन सकते हो। बेनिफिशियरी मतलब ओपीसी कोई और बना लेगा, ओपीसी मैं बनाऊंगा बट इसका बेनिफिट मेरी बेटी को मिलेगा। नो, माइनर किसी भी तरीके से ओपीसी में नहीं आ सकता। ठीक है, अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दुष्यंत सर क्यों सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों जरूरी है, रेसिडेंट इन इंडिया। सर इसका बेनिफिट फॉरेनर्स को क्यों नहीं मिलता, या एनआरआईज को क्यों नहीं मिलता, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं बट सिटीजन ऑफ इंडिया है। बच्चों इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ओपीसी को हमने कंपनीज एक्ट के अंदर क्या दिए हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं। मतलब ओपीसी के लिए कंपनीज एक्ट एकदम आसान है, एकदम आसान। तो हम चाहते हैं कि ये जो आसानी है इसका फायदा सिर्फ इंडियन लोगों को दे। अगर हमने विदेशी लोगों को भी ये फायदा दिया तो हो सकता है विदेशी लोग फ्रॉड वगैरह करके भाग जाए। लेकिन इस बार निर्मला सीतारमन ने जो बजट की स्पीच दी थी, जो बजट की पार्लियामेंट में जो स्पीच दी थी, निर्मला सीतारमन इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो निर्मला सीतारमन ने इस बार जो बजट की स्पीच दी थी, उस बजट की स्पीच में भी बताया था, क्या बताया था, कि हम ओपीसी में फॉरेनर्स को एंट्री देंगे, हम फॉरेनर्स को भी अलाउ करेंगे कि वो इंडिया में ओपीसी बनाए। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी रूल्स में चेंजेस आए नहीं। डोंट वरी, अगर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ नो सच चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। कंपनीज एक्ट अभी वैसा ही है, रूल्स में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली चीज क्या है, ओपीसी कौन बना सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? पक्का? चलिए, दूसरा यहां पे जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है सबको? नाउ दूसरी चीज ऐसी है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं ओपीसी। सिर्फ कौन बना सकता है ओपीसी? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ओपीसी बना सकते हैं। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर सिर्फ कौन होता है बच्चों? ह्यूमन होता है। इसलिए ओपीसी कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस बना सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ अब बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपने डाउट्स को छुपा के रखे। मतलब एक सबके मन में एक डाउट है बट कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है। सर ओपीसी का अगर सोल मेंबर, अच्छा ओपीसी का जो एक मेंबर होता है वो मर गया तो क्या होगा? सबके मन में एक चीज है कि इफ व्हाट इफ द सोल पर्सन, क्योंकि कंपनी तो है, परपिचुअल सक्सेशन होता है ना कंपनी में, कंपनी का सक्सेशन परपिचुअल होता है। तो ओपीसी का अगर सोल मेंबर था वो मर गया तो क्या होगा? यस, तो बच्चे यहां पे एक तरीका बताया गया है, तो बच्चे ध्यान देखिएगा। सबसे पहले सो ओपीसी में एक सोल मेंबर होता है। ओपीसी में कौन होता है? एक सोल मेंबर होता है। उसके बाद कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 4 है, सुनिएगा ध्यान से, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से डील करता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 4 किससे डील करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से डील करता है। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि ओपीसी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, सुनिएगा ध्यान से, किसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? ओपीसी
की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक नॉमिनी का नाम लिखा होगा। किसका नाम लिखा होगा? ओपीसी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसका नाम लिखा होगा? एक नॉमिनी का नाम लिखा होगा। ये नॉमिनी कौन है? ये नॉमिनी कौन है? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सेक्शन 4 क्या बोलता है? ओपीसी की मेमोरेंडम में किसका नाम लिखा होगा? नॉमिनी का नाम लिखा होगा। ये नॉमिनी कौन है? अगर सोल मेंबर की क्या होती है? डेथ होती है। अगर किसकी डेथ होती है बच्चों? अगर सोल मेंबर की डेथ होती है, ओपीसी का एक ही मेंबर जो होता है, 1% नेचुरल पर्सन, उसकी अगर डेथ हो गई तो ओपीसी का सोल मेंबर कौन बन जाएगा? कौन बनेगा? नॉमिनी। सो नॉमिनी कब बन जाएगा सोल मेंबर? प्लीज प्लीज डाउट्स को अभी संभाल के रखो। सो सोल मेंबर कौन बन जाएगा ओपीसी का? नॉमिनी बन जाएगा, राइट? अब ये नॉमिनी, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है डेथ हो गई सोल मेंबर की, उसके बाद नॉमिनी बोल दे कि नहीं, मेरे को मेंबर बनने का नहीं है। ऐसा हो सकता है। तो इस केस में हमने पहले ही कहा है कि जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट होगी, जब ओपीसी क्या होगी, उसी समय इनकॉर्पोरेशन के समय ये जिस बंदे को आपने क्या बनाया है, नॉमिनी बनाया है, उसकी सहमति, उसका कंसेंट या उसकी सहमति आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे किसके साथ फाइल करना है? आरओसी के साथ फाइल करना है। कौन से फॉर्म में? INC3। अब बच्चों, अब मैं आपके साथ अलग अलग फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। हम लोग कौन सा रूल्स पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। वी आर स्टडिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स के अंदर जितने भी फॉर्म्स हम पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? INC1, INC2, INC3, INC4। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ध्यान देखिए। ये बाद में बोल क्या हुआ? इसे बंद करना है, करना। ये मैं चालू कर देता हूँ छोटा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों? तो ये नॉमिनी बाद में काड़ी ना करे कि नहीं मेरे को नॉमिनी नहीं बनने का, मैं नहीं बनूंगा जब सोल मेंबर मर गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनी को हमने कहा कि भाई तू जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जिस समय ओपीसी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसी समय अपना कंसेंट दे दे। तो उसी समय अपना क्या दे दे? कंसेंट दे दे। किसको कंसेंट दे दे? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ठीक है, ये जो कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है? पूरे कंपनीज एक्ट को आरओसी। नीचे लेवल पे आरओसी के ऊपर कौन होता है? रीजनल डायरेक्टर होता है। और रीजनल डायरेक्टर के ऊपर कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये तीन लोग क्या करते हैं? ये तीन अथॉरिटीज क्या करती हैं? कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करती, रेगुलेट करती हैं। और कंपनीज एक्ट के अंदर एक कोड भी है, उस कोड को क्या बोलते हैं? NCLT। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। सब बच्चों सो INC3 में अपन क्या करने वाले हैं? कंसेंट दे देंगे नॉमिनी का। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया नॉमिनी के बारे में। और हमेशा याद रखना, ये नॉमिनी का कंसेंट जो है वो कौन से फॉर्म में जाता है? INC3 में जाता है। अब आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल आया होगा जो आप लोग मुझसे नहीं पूछ रहे, मुझे पता है। और वो सवाल है, व्हाट इफ सोल मेंबर एंड नॉमिनी डाइज टुगेदर? झूठ मत बोलना, बता दो मुझे। सबके मन में क्वेश्चन था, सबके ने पूछ नहीं रहे थे क्योंकि दुष्यंत सर ने बोला था डाउट बाद में पूछना, बट दिस क्वेश्चन वाज इन माइंड ऑफ एवरीवन। चलिए, अगर दोनों मर गए, तो क्या ओपीसी खत्म हो जाएगी? नो। इस सूरत में भी इफ बोथ ऑफ देम डाइज, अगर दोनों मर जाते हैं तो भी ओपीसी खत्म नहीं होगी। जो सोल मेंबर है उसका
लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बन जाएगा? डायरेक्टली क्या बनेगा? वो सोल मेंबर बनेगा। अब लोगों के मन में एक और डाउट आएगा, देयर वुड बी वन मोर डाउट, व्हाट इफ जो इंसान मरा है उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बट सोल मेंबर बनने के लिए क्या नहीं देता? वो कंसेंट नहीं देता। सो इस केस में अगर ऐसा होगा नहीं, रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है, बट इस केस में अगर ऐसा होता है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उस कंपनी को क्या कर सकती है? ऑक्शन कर सकती है। सो वी हैव द प्रोविजन, उस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं? ऑक्शन, सॉरी नॉट ऑक्शन, उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट पिटीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओसी क्या कर सकते हैं? वाइंडिंग अप की क्या कर सकते हैं? वाइंडिंग अप की पिटीशन डाल सकते हैं, उस कंपनी के एसेट्स को बेच के उसकी सारी लाइबिलिटीज क्या कर दी जाएगी? पे कर दी जाएगी। और जो पैसा बच गया मान लो, उसको क्या करेंगे? जो एक्सेस पैसा बच गया उसको कहां पे? उसको कोर्ट के पास या एनसीएलटी के पास जमा करा देंगे। किसको देंगे वो पैसा? उस जो मरा आदमी है उसके रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि उस पैसे पे कौन क्लेम करेगा, लेकिन किसी को नहीं देने वाले वो पैसा। क्यों? साले जब कंपनी लेने की बारी आई थी तब क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, नाउ अब अगला सवाल, एक और बहुत सारे लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा नॉमिनी के बारे में। किसके बारे में? नॉमिनी के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था। क्या क्या क्वेश्चन था मैं बताता हूं। ये नॉमिनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या नॉमिनी खुद से छोड़ नहीं सकता ओपीसी? दूसरा क्वेश्चन, क्या नॉमिनी चेंज नहीं हो सकता? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगर नॉमिनी मर गया, अगर सोल मेंबर के पहले कौन मर गया? नॉमिनी मर गया, तो क्या होगा? अगर सोल मेंबर के पहले नॉमिनी मर गया तो? हाँ या ना? सो डू यू हैव दीज क्वेश्चंस? ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, डेफिनेटली होंगे। हाँ या ना? सो बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है, यू हैव वेरी सिंपल प्रोसीजर। सो बच्चों ध्यान से देखिए, नॉमिनी खुद से छोड़ सकता है? बिल्कुल। हमारा यस वी आर हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो आपकी इच्छा के हिसाब से जो सही लगे आप कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज ये है कि क्या नॉमिनी खुद से छोड़ सकता है? यस। कैसे छोड़ सकता है? नोटिस इन राइटिंग देकर। क्या देगा बच्चों? ओए, क्या देगा नॉमिनी? नॉमिनी खुद से बोल देगा कि सोल में, और नोटिस किसको दोगे आप? ओए, ये नोटिस आप दोगे बेसिकली किसको? सोल मेंबर को दे सकते हो या ओपीसी को भी दे सकते हो। सोल मेंबर को दो या ओपीसी को दो, मतलब क्या है? एक ही है। तो आप ये नोटिस सोल मेंबर को या ओपीसी को दे सकते हो, लिख के दोगे कि मुझे रिजाइन करना, आई डोंट, मतलब अच्छा, मतलब मैं नॉमिनी खुद से छोड़ रहा, मतलब मैंने जो शुरू में क्या दिया था? कंसेंट दिया था, उस कंसेंट को मैं क्या कर रहा हूं? मैं उस कंसेंट को विड्रॉ कर रहा हूं। मैं उस कंसेंट को क्या कर रहा हूं? विड्रॉ कर रहा हूं। जी नहीं रहने का मुझे ओपीसी में, जा रहा हूं मैं, थक गया मैं। So can you withdraw your consent? Yes, you can withdraw your consent. But you have to give a notice in writing. जिस दिन नोटिस किसके पास आता है? सोल मेंबर के पास आता है। मान लीजिए एक्स डेट, कौन सी डेट बच्चों? एक्स डेट। सुनिएगा ध्यान से, कंफ्यूज आइएगा मत, हम जो बोल रहे हैं उसको ढंग से सुनिएगा, उधर उधर ध्यान ना दीजिएगा। तो एक्स डेट एग्जाम्पल है, एक्स डेट को नोटिस किसको मिलता है? सोल मेंबर को मिलता है। ठीक है, सोल मेंबर उसके 15 डेज के अंदर, कितने के अंदर?
सोल मेंबर को जिस दिन नोटिस आता है कि भाई वो बंदा छोड़ के जा रहा है, नॉमिनी छोड़ के जा रहा है, तो सोल मेंबर को जिस दिन नोटिस मिलता है उसके 15 डेज के अंदर क्या करना है, न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है। क्या करना है आपको? न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है। सिर्फ नॉमिनी अपॉइंट करना है या उसका कंसेंट लेना है? कौन से फॉर्म में? नॉमिनी का कंसेंट INC 3 में ही आएगा। नॉमिनी का क्या लेना है आपको? न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है, प्लस आपको नए नॉमिनी का कंसेंट लेना है। कौन से फॉर्म में? और इस चीज की जानकारी किसको देनी है? ना, कंपनी को देनी। कौन सी कंपनी को? अरे ओपीसी से सेपरेट लीगल एंटिटी ना, सोल मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। तो 15 डेज के अंदर क्या क्या करना है आपको? नया नॉमिनी अपॉइंट करना है, नए नॉमिनी का कंसेंट लेना है, और आपको 1% कंपनी को इन्फॉर्म करना है। कितने दिन के अंदर? 15 डेज। कहां से 15 डेज? जिस डेट को आपको उसका नोटिस आया आपके हाथ में। अब किसके पास आ गया नोटिस? 1% कंपनी के पास क्या आ गया? न्यू नॉमिनी का नाम भी आ गया, प्लस उसका क्या आ गया? कंसेंट आ गया। कौन से फॉर्म में आया? अब 1% कंपनी को क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करना है? आरओसी को इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? अच्छा, कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करना है? INC 4 में आपको इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? आरओसी को इन्फॉर्म करना है। क्या क्या इन्फॉर्म करना है? एक INC 3 फाइल करोगे, INC 4 के साथ क्या फाइल करोगे? INC 3। INC 3 is what? It's the consent of the new nominee. It is the consent of the new nominee plus name of new nominee. Yes or no? अरे हाँ या ना? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नॉमिनी में अगर चेंज होता है तो क्या आपके MOA में भी चेंज होता है? ओए, एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर नॉमिनी में चेंज होता है, अगर नॉमिनी में चेंज होता है तो क्या MOA में भी चेंज होता है? यस, नॉमिनी में अगर चेंज होता है तो MOA में भी चेंज होता है, लेकिन MOA में चेंज जो हो रहा है उसको आप ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA कंसीडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आप उसको ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA कंसीडर करोगे तो आपको बहुत सारी प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी से क्या बोलती है, कंपनी से क्या बोलता है कि अगर नॉमिनी में चेंज करते हो तो दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज, मतलब MOA में चेंज होगा बट उसको ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आप करते हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। तो इस केस में अगर सिर्फ नॉमिनी को चेंज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली नॉमिनी का नाम क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो आरओसी को इन्फॉर्म करने के बाद। आपको नॉमिनी में मेमोरेंडम में जो ऑल्टर करने की प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो बच्चों, कैन आई से x plus 15 plus 30? Is that clear? x plus 15 plus 30। एक मिनट, यहां पे सबको क्लियर है? पहले मुझे ये बोलो, राघव मैं आपका डाउट लेता हूं, डोंट वरी। पहले मुझे सब ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? श्योर? सो कैन वी चेंज द नॉमिनी बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर? x को क्या होगा? वो नोटिस देगा 15 के अंदर, 15 के अंदर 3 काम करेगा सोल मेंबर, और किसको बताएगा? अगले 30 दिन के अंदर कंपनी किसको बता देगी? आरओसी। कौन से फॉर्म में? INC 4 along with the consent in INC 3। और इसको हम मेमोरेंडम में चेंज मानने वाले नहीं है, भले नॉमिनी का क्या हो गया है? चेंज हो गया। इज एवरीवन विथ मी? श्योर? पक्का? चलो, वेरी नाइस। तो ये पहली मुश्किल मैंने आपकी हल कर दी। दूसरी जो मुश्किल थी, दूसरी मुश्किल जो थी वो ये थी, क्या नॉमिनी चेंज हो सकता है? नॉमिनी चेंज हो सकता है? ऑब्वियसली यस।
क्या करेगा? या फिर मान लो सोल मेंबर के पहले अगर कौन मर गया? नॉमिनी मर गया, तो इस केस में बच्चों क्या होगा? इन दोनों केसेस में सोल मेंबर क्या करेगा? न्यू नॉमिनी अपॉइंट करेगा प्लस उसका क्या लेगा? तो ये दोनों काम किसको करना है? और कभी भी सोल मेंबर खुद से कर सकता है। डेथ के केस में जैसे ही डेथ हुई इसके बाद सोल मेंबर क्या करेगा? नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा, उसका कंसेंट लेगा। चेंज के केस में भी सेम होगा। और ये डायरेक्टली ये दोनों चीजें करने के बाद आईएनसी 3 में आप कंसेंट लोगे, आप डायरेक्टली किसको इन्फॉर्म कर दोगे? आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दोगे। कंपनी क्या करेगी? ओपीसी को इन्फॉर्म, ओपीसी का कंपनी जिस दिन कंपनी को पता चलता है, जिस दिन कंपनी को पता चलता है उसके कितने दिन के अंदर? उसके 30 डेज के अंदर कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी? कौन से फॉर्म में? आईएनसी 4। आईएनसी 4 इज चेंज ऑफ नॉमिनी। आईएनसी 4 में आप बताओगे आरओसी को, कैसे बताओगे आरओसी को आप आईएनसी 4 में? ओए आईएनसी 4 में कैसे बताओगे? along with the consent of new nominee. In which form? Consent of new nominee in form number INC 3. Is everyone with me? पक्का वाला पक्का? चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। राघव बोल रहा है कि 182 डेज अगर इंडिया से बाहर है तो बच्चों नहीं, इफ यू डोंट मीट दैट कंडीशन, इफ यू डोंट मीट दैट कंडीशन आप ओपीसी नहीं बना सकते। आप अगले साल बनाइए, मतलब एक साल और रहिए इंडिया में, कंडीशन फुलफिल कीजिए और फिर बनाइए, ठीक है? चलो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक हिंदू कितनी शादियां कर सकता है? पक्का? एक हिंदू वेरी नाइस। यहाँ पे सब लोगों का जवाब आ रहा है खटाखट, जितनी जितनी जल्दी क्लियर नहीं बोल सकते सब एक 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 क्लियर बोल रहे हैं। यस, एक हिंदू एक ही शादी कर सकता है, करेक्ट है? एक ही शादी कर सकते हैं, श्योर? क्यों एक शादी कर सकता है? मुझे लगता है कि एक हिंदू को, मतलब मैं मुस्लिम नहीं बोलूंगा बिकॉज मुस्लिम को 3 शादियां करने का अलाउ किया है, 4, बट उनके उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, बट कोई मुस्लिम नहीं करता 4 शादी। इंडियन मुस्लिम नहीं करते भाई, हैं? सऊदी दुबई के लोग छोड़ दे भाई, उनके पास अनाप शनाप पैसा है, ठीक है? सो अपने इंडिया में इंडियन कल्चर जो है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, वो एक ही शादी करते हैं, ठीक है? क्यों एक शादी करते हैं? क्यों? मतलब होना चाहिए ना, राजा महाराजा करते थे 10-12 शादियां, 15-20 शादियां, 30-30 शादियां करते थे। बट अपन दुष्यंत जैन अगर चाहे तो सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं। अपने को भी कैटरीना अच्छी लगती है, दीपिका अच्छी लगती है, अरे बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, बट शादी एक ही कर सकते हैं। क्या नहीं से मैं आपको बताता हूं क्यों। जिसने भी ये परंपरा बनाई है बहुत अच्छी परंपरा बनाई है। क्यों? बच्चों मैं क्लास से फ्री होता हूं लगभग 4:30-5 बजे क्लास से फ्री होता हूं, 5:30 को मैं अपने घर पहुंच जाता हूं, 6-6:30 बजे तक चाय वाय पीता हूं, सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखता हूं तीसरी बार, ठीक है? सारा भाई वर्सेस सारा भाई पता है क्या? अरे मस्त सीरियल है वो, हमारे टाइम का, बहुत पुराना टाइम का सीरियल है, वो देखता हूँ 2-3 बार, मतलब वो मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार देख रहा हूँ। हाँ मेरा वही चलता रहता है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, बेस्ट, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वैसे ही सारा भाई। सारा भाई थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, तो वो देखने का। उसके बाद दोनों बेटियों के साथ खेलता हूँ 1 घंटा, फिर पढ़ाई करता हूँ और रात हो जाती है बच्चे। जस्ट इमेजिन कि अगर मेरी 2 वाइफ होती तो मैं क्या करता? 2 वाइफ, दोनों वाइफ के बच्चे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसने भी ये किया है बहुत सही किया, राइट? बच्चों अगर आपने एक ओपीसी बनाई है, बच्चों उस ओपीसी के लिए सोल मेंबर ही सब कुछ है, करेक्ट है क्या? जो ओपीसी आपने बनाई है बच्चों, जो ओपीसी आपने बनाई है, आप ही उसके सब कुछ है। वो बेचारी सिर्फ आपसे ही उम्मीद करती है और किसी से उम्मीद नहीं करती।
जब एक पुरुष एक शादी कर सकता है तो महिला भी एक ही शादी कर सकती है। ऐसा नहीं कि महिला 5 शादी कर सकती है। तो दैट फीमेल जो वाइफ होती है वो भी सारी एक्सपेक्टेशन पति से रखती है, राइट? सो क्या आप लोग मानते हैं कि अगर ये एक्स ओपीसी है, मान लो इस ओपीसी का सोल मेंबर चार ओपीसी और का मेंबर है, एक्स ओपीसी का जो सोल मेंबर है वो 4 अलग अलग दूसरी ओपीसी का भी मेंबर है, मुझे बताइए एक्स ओपीसी का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगी। और कुल मिला के चारों ओपीसी बर्बाद हो जाएंगे। धीरे 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 सारी ओपीसी चली जाएंगी। यस और नो? हाँ या ना? चली जाएंगी। इसलिए बच्चों मुझे क्या लगा, तो बच्चों अच्छा आप गर्लफ्रेंड जितनी चाहो उतनी बना सकते हो ना। शादी के बाद भी आप 4 गर्लफ्रेंड रख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्यों? आप गर्लफ्रेंड 4 क्या 40 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, शादी के बाद भी रख लो। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड का जो ऑफिस है वो फुल टाइम ऑफिस है, पार्ट टाइम ऑफिस है? पार्ट टाइम ऑफिस है ना भाई। अरे हाँ है ना। मेरी जब मैं टीचिंग में आया था तो मेरी एक लड़की से मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। तो शी वाज लाइक कि दुष्यंत शैल वी कंटिन्यू, हम अपना पुराना रिलेशन कंटिन्यू करते हैं। मैं ओके बाय। क्यों? क्योंकि मैं किसी को पार्ट टाइम देने की स्थिति में भी नहीं हूं ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सो गर्लफ्रेंड वाला जो ऑफिस है वो पार्ट टाइम ऑफिस है, इसलिए आप एक टाइम पे 25 भी रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। ठीक है, मतलब आप ओपीसी के अलावा, आप ओपीसी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हैं जो ओपीसी नहीं है, जो ओपीसी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपीसी के अलावा आपका कोई पार्टनरशिप फर्म भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपीसी के अलावा आपकी कोई सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपीसी के अलावा 4 पब्लिक कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं यही कह रहा हूं बच्चों, लॉ बोलता है, ओ जी भाई साहब, लॉ कहते हैं, लॉ मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स कहते हैं कि एक व्यक्ति एक समय पर, सुनिएगा सारे बच्चों मेरी तरफ ध्यान से, एक व्यक्ति एक समय पे एक ओपीसी का सोल मेंबर रह सकता है। सर इंडिया में ओपीसी है उसका सोल मेंबर रह सकता है, सर फॉरेन की ओपीसी का मेंबर रह सकता है, वो मुझे नहीं पता। बट इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो ओपीसी बनी है, एक व्यक्ति एक समय पे एक ही ओपीसी का सोल मेंबर रह सकता है। प्लस प्लस लिखा है मैंने बीच में, क्या लिखा है? एक व्यक्ति किसी दूसरी ओपीसी का, ये द क्यों नहीं बन रहा है मां, किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, ये देखना। तो यहां पे मैं लिखता हूं मिस्टर दुष्यंत जैन, ये एक्स ओपीसी है, ये वाई ओपीसी है, ये जेड ओपीसी है। ठीक है, सारे लोग मेरी तरफ ध्यान देखना। तो मिस्टर दुष्यंत जैन एक्स ओपीसी का सोल मेंबर रह सकता है, वाई ओपीसी का सोल मेंबर रह सकता है, जेड ओपीसी का सोल मेंबर रह सकता है? नहीं। जो पहली चीज है, इज इट अलाउड? ओके। एसएम 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 नॉट अलाउड, एसएम एसएम नॉट अलाउड, एसएम नॉमिनी अलाउड नॉट अलाउड? एक ओपीसी का, एक्स ओपीसी का सोल मेंबर, वाई ओपीसी का नॉमिनी, जेड ओपीसी का नॉमिनी, अलाउड नॉट अलाउड? अरे अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड नॉट अलाउड? एक्स ओपीसी का, एक ओपीसी का सोल मेंबर प्लस किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी, लेकिन ये दूसरी क्या हो सकती है? मैक्सिमम 1। वापस से मुझे बताओ, मिस्टर दुष्यंत जैन एक ओपीसी का सोल मेंबर,
एक वाई ओपीसी का नॉमिनी, जेड ओपीसी का नॉमिनी, अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, ठीक है। अच्छा, एक ओपीसी का सोल मेंबर, वाई ओपीसी का सोल मेंबर, जेड ओपीसी का नॉमिनी, अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, ओके। एक्स ओपीसी का सोल मेंबर, वाई ओपीसी का कुछ भी नहीं, और जेड ओपीसी का नॉमिनी, अलाउड नॉट अलाउड? लास्ट वाला अलाउड नॉट अलाउड? पक्का? सो आई थिंक एवरीवन इज कन्विंस्ड। श्योर? पक्का? चलिए बच्चों, वेरी नाइस। अब बच्चों थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है? सो दुष्यंत जैन, खुशी खुशी क्या था? एक्स ओपीसी का क्या था? सोल मेंबर था। खुशी 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 दुष्यंत जैन क्या था? एक्स ओपीसी का क्या था? सोल मेंबर था। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, मैं सुसु ब्रेक लेके आता हूँ, बहुत जोर से लग रही है यार, बियॉन्ड कंट्रोल है, 1 घंटे से कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम लोग भी जल्दी से आ जाओ अगर लग रही है तो। चलिए भाई, नेक्स्ट लेवल कूलिंग है अपने आप। चलिए बच्चों, सो मैं थोड़ा सा सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर रहा था कि दुष्यंत जैन एक्स ओपीसी के सोल मेंबर है, राइट? सो दुष्यंत जैन इज, आई एम बैक बेटा, प्लीज वापस आ जाइए सारे लोग। सो दुष्यंत जैन इज द सोल मेंबर ऑफ एक्स ओपीसी, राइट? चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्लस दुष्यंत जैन वाई ओपीसी के क्या है? नॉमिनी है। सबसे पहले अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड, पक्का? अब दिक्कत ये हो गई दोस्तों, दिक्कत ये हो गई, वाई ओपीसी का मैं सोल मेंबर नहीं था, वाई ओपीसी में मैं क्या था? नॉमिनी था। सुनिएगा ध्यान से सारे लोग, मैं वाई ओपीसी का नॉमिनी था और वाई ओपीसी का जो सोल मेंबर था उसकी डेथ हो गई। प्रॉब्लम हो गई मेरे को?
वाई ओपीसी का जो कौन था, वाई ओपीसी का जो सोल मेंबर था, उसकी क्या हो गई बच्चों, उसकी डेथ हो गई है। सो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, इससे प्रॉब्लम हो गई कि मैं एक्स ओपीसी का क्या बन गया हूं, सोल मेंबर तो मैं पहले से ही हूं, और मैं वाई ओपीसी का भी क्या बन गया, सोल मेंबर बन गया। कैसे बना, अपनी इच्छा से बच्चों, क्या मैं अपनी इच्छा से बना या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के चलते बना। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब कानून के हिसाब से, मतलब ऐसा मैंने खुद नहीं कहा है, ऐसा मैं खुद से मेंबर नहीं बना, ये तो लॉ में लिखा है ना कि अगर मान लो सोल मेंबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी क्या बन जाता है, सोल मेंबर, ये तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो बच्चों प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मैं एक साथ क्या बन गया, दो ओपीसीज का क्या बन गया हूं मैं, मेंबर बन गया हूं, सोल मेंबर बन गया हूं। तो इस केस में कानून मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन डालता है, इस केस में कानून मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन डालता है, पहला नंबर 1 क्या करना है मुझे, जिस दिन ये कांड हुआ है उसके कितने दिन के अंदर, जिस दिन ये कांड हुआ है उसके कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर आई हैव टू चूज, व्हाट आई हैव टू चूज इज वन ओपीसी जहां पर मैं एज मेंबर कंटिन्यू करूंगा। आई हैव टू चूज व्हाट बेटा, I have to choose one OPC where I'll be continuing as a member. तो मैं अभी एक्स ओपीसी में भी हूं और कहां पे हूं, वाई ओपीसी में हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो दोनों में से कोई एक चूज कर लूंगा, या तो एक्स या फिर वाई, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लूंगा। अच्छा, अगर मान लो, चलो छोड़ दो, आई हैव टू चूज, पहली चॉइस क्या है मेरी, अरे नहीं पहली चॉइस थी, मतलब 180 दिन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे 180 दिन के अंदर क्या करना है, मुझे 180 दिन के अंदर इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है कि मेरी वो जो शर्त थी कौन सी, एक ओपीसी, मैं एक टाइम पे एक ही ओपीसी का सोल मेंबर रहूंगा। मुझे कितने दिन का टाइम मिलता है, मुझे 180 दिन का टाइम मिलता है कि मैं क्या कर सकूं, करेक्टिव एक्शन ले सकूं। क्या ले सकूं मैं बच्चों, करेक्टिव एक्शन ले सकूं। सो बच्चों मान लीजिए मैंने एक्स ओपीसी चुनी, कौन सी ओपीसी चुनी, मैंने एक्स ओपीसी चुनी कि मैं एक्स ओपीसी में कंटिन्यू करूंगा। तो बच्चों वाई ओपीसी का सोल मेंबर किसको चुनना पड़ेगा, मुझे चुनना पड़ेगा। आई विल हैव टू चूज ना, क्योंकि मैं वाई ओपीसी का भी सोल मेंबर हूं, तो मुझे चुनना पड़ेगा कि वाई ओपीसी में सोल मेंबर कौन बनेगा। किसको बनाऊंगा मैं सोल मेंबर, जो आदमी मरा है ना उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मैं क्या बनाऊंगा, सोल मेंबर बनाऊंगा। और जो नया सोल मेंबर आएगा वो किसको अपॉइंट करेगा, वो नॉमिनी को अपॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। और अगर मैं मान लो वाई ओपीसी में सोल मेंबर रहूंगा तो सेम चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो इस केस में क्या होगा, एक्स ओपीसी का जो क्या रहेगा, नॉमिनी रहेगा, वो क्या बन जाएगा, सोल मेंबर बन जाएगा। और वो क्या करेगा अपना, अच्छा ये सब जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं आगे की चीजें, क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे कभी ना कभी। इज दैट क्लियर, हाँ लेकिन मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने नोट्स में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर है सबको, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर नाउ। सो ओपीसी के बारे में हम लोगों ने जो बेसिक प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। नाउ सवाल ये भी आ सकता है कि सर, अब हो सकता है आप लोग मुझसे पूछें क्या दो ओपीसीज मर्ज हो सकती हैं। आप ये भी बोल सकते थे कि सर एक्स ओपीसी और वाई ओपीसी को क्या कर लो, मर्ज कर लो। कंपनीज एक्ट में ओपीसी के मर्जर के बारे में कुछ डायरेक्टली कहा गया नहीं है, बट डिसअलाउ भी किया गया नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओपीसीज ओपीसीज किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एक और चीज याद रखिएगा, ओपीसीज क्या नहीं कर सकती बच्चों,
किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर आप ओपीसी हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान कहां पे लगाएंगे, अपने बिजनेस में। किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करने लग गए तो आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस नहीं करोगे। ओपीसी, अच्छा एक अकेला आदमी जो है, बच्चों बच्चों एक और चीज, एक आई जस्ट आस्क वन मोर क्वेश्चन। एक अकेला आदमी, अगर मैं दुष्यंत जैन हूं और मैं, मेरी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है मान लो, या ओपीसी है मेरी, तो बच्चों आपको क्या लगता है मुझे फोकस बिजनेस पे ज्यादा करना चाहिए या मैं दान दक्षिणा पे ज्यादा फोकस करूं? अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या यार? अगर मेरी एक ओपीसी है तो मेरे को फोकस किसके ऊपर करना है कि भाई मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाऊं, राइट? आप ओपीसी हो तो आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकते। यू कैन नॉट डू द टास्क ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का काम क्या होता है? समाज सेवा करना, प्रॉफिट ना कमाना। क्या मैं एज एन ओपीसी, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं ये? अरे नंग खाऊंगा क्या मैं? दूसरा, ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एक्टिविटीज भी नहीं कर सकती। वो आरबीआई ने मना किया है और इसलिए कंपनीज एक्ट में हमने लिखा है। एनबीएफसीज क्या होती है? जो आपको लोन देती हैं बट आपका बैंक अकाउंट खोलती नहीं है। मुथूट, बजाज फिनसर्व, ये सब क्या है? एनबीएफसी। स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, ये सब क्या है? एनबीएफसी। जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी आपको बट आपका बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे। दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ओपीसी ये काम भी नहीं कर सकती। चलिए, सो एक मिनट, चलिए अब अपन अपने नोट्स में आ जाएंगे थोड़ा सा। इसके अलावा भी अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट यहां तक मुझे एक चीज बताओ, अभी तक जितना मैंने आपके साथ पढ़ाया है, जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्या सारी चीजें क्लियर हैं आपको? इज एवरीवन क्लियर? चलिए अभी जो भी मैंने पढ़ाया है मैं उसको वापस से एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है? तो प्लीज यहां पे देखिए, अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय मिनिमम 7 लोग, मिनिमम 2 लोग, 1 पर्सन, इन केस ऑफ ओपीसी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। कैसे बना सकते हैं ये लोग कंपनी? बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम। देयर नेम मतलब अगर 7 और 2 लोग हैं तो देयर, और एक आदमी है तो हिज नेम टू द एमओए। नॉमिनी अगर बाई चांस, अरे नॉमिनी अगर इंडिया के बाहर रहता है तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, आप बताओ। क्योंकि एक मिनट, हमने क्या बोला है? जो कंडीशन नॉमिनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है सेम कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी? सोल मेंबर की सारी कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी? नॉमिनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो प्लीज, नॉमिनी एज वेल एज सोल मेंबर बोथ हैव टू मीट द क्राइटेरिया। नॉमिनी और सोल मेंबर दोनों को ही क्या करना है? क्राइटेरिया मीट करना है। जस्ट माइंड इट, ठीक है? एजुकेशन पर्पस या मेडिकल इश्यू कर सकते हो बिल्कुल। सर का ओपीसी, सर क्या ओपीसी आरओसी में बैलेंस शीट फाइल करनी होती है? इट्स अ कंपनी, इट्स अ कंपनी, सो यू हैव टू फाइल इट, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती। वी विल डिस्कस। बेटा आप लोग जितने भी डाउट्स पूछोगे मैं सारे डिस्कस करने वाला हूं, डोंट बी वरीड। चलिए इधर देखिए, सो प्लीज अभी फोकस उस पर ही रखिए जितना मैंने डिस्कस किया है। 1 पर्सन कंपनी, ध्यान से देखिए सारे लोग। रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल, मैंने आपको बताया रूल का नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। In many countries of the world, including UK, USA, Pakistan जैसा घटिया देश, China, there is concept of 1 person companies. These companies can be a substitute to what beta? Sole proprietary concern. So the Companies Act also contains provision with regard to 1 person companies. ये companies क्या बन सकती हैं? ये कंपनीज एक सब्सटीट्यूट बन सकती हैं। मतलब ओपीसी के बदले लोग क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? ओपीसी के बदले लोग क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप के बदले लोग क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इंडिया में उतना चला नहीं। अगर अकेले अकेले सब कुछ कर लेते हो और अकेले अकेले ही अपने आप को खुश कर लेते हो, किसी की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, क्या कर सकते हो आप? सोल प्रोप्राइटर या ओपीसी? ओपीसी बना सकते हो, सोल प्रोप्राइटर ही बना सकते हो, बट यू कैन ऑल्सो फॉर्म ओपीसी, ठीक है?
चलिए सारे लोग देखिए ध्यान से, a company in which there is only one person as a member, that's it, इतना ही बताया। In case of OPC, the MOA shall contain name and consent of whom बच्चों? Nominee who will become sole member of OPC, हाँ या ना? Okay. In case of death or incapacity of the sole member and at the time of incorporation of the OPC, the written consent of what beta? Nominee has to be filed. अरे एक मिनट, ये लाइन कंप्लीट नहीं है क्या? In case of death or incapacity of whom बच्चों? सोल मेंबर। अगर सोल मेंबर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, सोल मेंबर क्या होता है? इनकैपेसिटेड हो जाता है। इसमें लिखो द नॉमिनी बिकम्स सोल मेंबर, द नॉमिनी बिकम्स सोल मेंबर। कॉमा, उसके बाद एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, ऐसे लिखना है बच्चों, इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ सोल मेंबर हु बिकम्स, द नॉमिनी बिकम्स सोल मेंबर, ऐसा लिखिएगा एक बार। और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी द रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी हैज टू बी फाइल्ड विद होम बच्चों? आरओसी के साथ। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 3 में। वेरी नाइस। नॉमिनी एज वेल एज सोल मेंबर ऑफ ओपीसी, राघव आपका डाउट, shall be citizen of India as defined in Indian Citizenship Act as well as resident in India. So जो नॉमिनी है उसको भी पिछले साल 182 दिन कहां पे रहना चाहिए? इंडिया में रहना चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो कोई इंसान नॉमिनी कब बन सकता है? जब वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस, तो जब मैं आपको नॉमिनी बना रहा हूं तो नॉमिनी बनने के, नॉमिनी बनने जिस साल में मैं आपको नॉमिनी बना रहा हूं उसके पिछले साल आपको इंडिया में कितने दिन रहना है? 182 डेज, ये ध्यान में रखना। अब कई बच्चों यहाँ पे एक और डाउट आ सकता है आपको, क्या? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाने के बाद, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इनकॉर्पोरेट करने के, सॉरी, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के बाद अगर नॉमिनी और सोल मेंबर ये दोनों यूएसए घूमने चले गए 2 साल के लिए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कंडीशन कब फुलफिल करनी है? जब आप इनकॉर्पोरेट करें तब, या फिर जब मैं किसी, उसके बाद मान लो मैं नॉमिनी चेंज कर रहा हूं, तो नॉमिनी अगर मैं क्या कर रहा हूं, इफ आई एम चेंजिंग द नॉमिनी, मैं नॉमिनी चेंज कर रहा हूं तो जिस बंदे को मैं नॉमिनी बना रहा हूं आई हैव टू मेक श्योर, तो दिस कंडीशन, ये कंडीशन आपको कब फुलफिल करनी है? एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ व्हाट बेटा? अपॉइंटमेंट। एक बार वो अपॉइंट हो गया उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ, बट यू विल हैव टू कंटिन्यू बी टू सिट, यू विल हैव टू कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो भी है ये किसके लिए बनाया गया है? इंडियन लोगों के लिए बनाया गया है। And shall also be capable of entering into contract. Resident of India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days in the preceding financial year. Is that clear? Resident in India कौन है? और हमेशा याद रखना दोनों कंडीशन आपको कब फुलफिल करनी है? At the time of appointment. ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? If the OPC is being incorporated under SPICE plus, the name of nominee of OPC has to be mentioned in the form number SPICE 32. कुछ नहीं बच्चों, हम लोगों को कंपनी बनाने का एक ऑप्शन होता है, कौन सा? एक तरीका होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइस तरीका, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप क्या बना रहे हो, अपनी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो? स्पाइस प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? स्पाइस प्रोसेस इज व्हाट? इट्स सिंप्लीफाइड प्रोसेस, इजी प्रोसेस से अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है? नॉमिनी का जो नाम है वो कहां पे लिखना है? उसका कंसेंट तो देना ही देना है आईएनसी 3 में, प्लस उसका नाम कहां पे लिखना है? फॉर्म में उसका नाम भी आपको लिखना है। उसके बाद नॉमिनी ऑफ ओपीसी कैन विथड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, हाँ या ना? Within a period of 15 days from the date of receiving the notice, the sole member of OPC shall nominate other person as nominee and give his consent. His consent मतलब whose consent? नॉमिनी का कंसेंट ना, कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट में नॉमिनी लिखा है मतलब whose consent? nominee's consent
to the company inform number INC 3 within a period of 30 days from the date of receiving the notice. Notice मतलब उसका consent वगैरह. The company has to file INC 4 with the ROC along with the consent of new nominee inform number INC 3. X plus 15 plus 30. X is the date of notice resignation. I am withdrawing my consent. 15 is appointing new nominee and informing the company. 30 is informing whom? What? ROC. Very nice. The sole member may also change the nominee. Sole member अगर चाहे तो क्या कर सकता है? Change कर सकता है कब? In case of death or insolvency of nominee or otherwise. और otherwise मतलब? तो सोल मेंबर अगर चाहे तो बच्चों अगर सोल मेंबर चाहे तो क्या कर सकता है? अगर सोल मेंबर चाहे तो नॉमिनी को क्या कर सकता है? नॉमिनी को नहीं, नॉमिनी की डेथ हो गई, नॉमिनी इंसॉल्वेंट हो गया तो अच्छा एक और चीज, हाँ ये इनकैपेसिटेड वर्ड आप देखते हो ना कहीं पे भी लिखा है अगर लॉ में, इनकैपेसिटेड का मतलब क्या हो गया? यू हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चों अगर मान लीजिए नॉमिनी की डेथ हो गई, नॉमिनी इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर किसी और वजह से, किसी और वजह से मतलब सोल मेंबर और नॉमिनी की क्या हो गया? झगड़ा हो गया, या कोई भी वजह से अगर सोल मेंबर अगर किसको चेंज करता है? नॉमिनी को चेंज करता है, तो कैसे चेंज कर सकता है वो? By giving a notice to the OPC and the consent of new nominee shall be given in form number INC 3. अब ये किसको पता चल गया? कंपनी को पता चल गया ना? नया नॉमिनी प्लस नए नॉमिनी का कंसेंट डायरेक्टली मैं किसको दे दूंगा? कंपनी को दे दूंगा। कंपनी क्या करेगी? The OPC shall file e form number INC 4 along with the consent of new nominee in form number INC 3 कितने के अंदर? Within a period of 30 days from the date of notice. X plus 30 सिंपल है, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है। X plus X is the date of when sole member informs about the change plus consent of new nominee. 30 is what? 30 is what? Informing the ROC. Is that clear? Now. अब कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूं। When the nominee becomes member, member मतलब कौन सा member? Sole member. Due to death of sole member of OPC. ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस क्या है? मैं किसी ओपीसी में क्या था? मैं किसी ओपीसी में नॉमिनी था और उस ओपीसी के सोल मेंबर की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो मैं उस ओपीसी का क्या बन गया? सोल मेंबर बन गया। पहले नॉमिनी था, अब क्या बन गया? पहले स्वतंत्र था, अब सहेली बन गया। पहले क्या था? नॉमिनी था, अब क्या बन गया? सोल मेंबर बन गया। तब मेरी जिम्मेदारी क्या है? In this case, within 50 days of becoming sole member, he has to appoint. What he has to appoint? A new nominee and notice has to be given to OPC. आपको किसको बताना है? OPC को बताना है। कितने के अंदर? तो अगेन X डेट को मैं क्या बना? X डेट को मैं नॉमिनी से क्या बन गया? सोल मेंबर बन गया। यस और नो बच्चों? तो मुझे क्या करना है? प्लस 15 के अंदर क्या करना है? न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है प्लस उसका कंसेंट लेना है। प्लस 30, अच्छा प्लस कंपनी को भी बताना है ना, और अगले 30 दिन के अंदर कंपनी किसको बता देगी? ROC को। वेरी नाइस। The consent of new nominee has to be filed with ROC within 30 days of notice. Within 30 days of notice. Notice मतलब जिस डेट को सोल मेंबर किसको बताएगा? कंपनी को बताएगा। नोटिस मतलब जानकारी, जिस दिन कंपनी को जानकारी मिलती है उसके 30 दिन के अंदर कंपनी क्या करेगी? कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? Along with the consent of new nominee in INC 3. Is that clear? तो मैंने so X plus 15 plus 30, X plus 30, X plus 15 plus 30, right? यहां पे जब वो खुद से चेंज करता है डेथ के चलते या फिर इंसॉल्वेंसी के चलते या फिर खुद से चेंज करता है, यहां पे नॉमिनी खुद से क्या करता है? विड्रॉ करता है। और यहां पे जब यहां पे नॉमिनी क्या बनता है? सोल मेंबर बनता है। तो ये 3 अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज देखना,
At a single time, an individual can remain sole member and nominee of not more than one OPC. At a single time, एक सिंगल समय पे एक बंदा क्या रह सकता है, एक ही ओपीसी का सोल मेंबर रह सकता है और एक ही ओपीसी का नॉमिनी रह सकता है. लेकिन ध्यान से देखना, however, if the sole member of one OPC becomes the sole member of another OPC as a result of death of sole member of such OPC, इसका मतलब he was the nominee of that OPC. समझा क्या मैंने क्या पढ़ा है? In this case, such sole member has to choose one OPC where he will be continuing as a sole member. कितने दिन के अंदर? Within 180 days from the date of becoming the sole member or nominee. Within 180 days of what बेटा? Becoming sole member or nominee क्यों आ गया? Within 180 days of becoming sole member or nominee. एक मिनट ना. And whenever there is a change in the nominee. Nominee कब आ गया? Whenever there is a change in nominee. एक मिनट. And whenever there is a change in nominee, comma, it shall not be deemed as alteration in MOA. अच्छा, ये वाला नॉमिनी वाले पॉइंट को अपन अभी साइड में रखो, ठीक है? इसको भी नहीं पढ़ते, इसको अपन बाद में समझेंगे. इसका भी वजह है, मैंने जानबूझ के लिखा है. तो ये वाले पॉइंट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहला वाला पॉइंट का मतलब बताइए मुझे क्या हो गया? सेम एक समय पे आप 1+1 का फॉलो करना है आपको. अगर आप दो ओपीसी के सोल मेंबर बन गए क्योंकि आप एक जगह पे नॉमिनी थे, तो क्या होगा? आपको 180 दिन के अंदर क्या करना है? चूज करना है कि आप कहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ना इसमें एक मिनट, अगर आप एक ओपीसी में नॉमिनी है और एक में मेंबर, और जिसमें नॉमिनी थे वहां का मेंबर अगर मर गया, तो आप दो ओपीसी के मेंबर बन जाएंगे, हाँ या ना? इस हालत में आपको 180 दिन के अंदर कोई एक ओपीसी चुनना है जिसमें आप क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे. इज एवरीवन क्लियर? और जिसके मेंबर आप बनेंगे, जिस ओपीसी के आप सोल मेंबर बनेंगे, वहां पे 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है? नया नॉमिनी अपॉइंट करना है. कंपनी को बताना है, कंपनी 30 दिन के अंदर क्या करेगी? आरओसी को बताएगी INC4 विद INC3. इज दैट क्लियर? एक मिनट. 180 days from the rate of becoming the, ये नॉमिनी की जरूरत है क्या? और नॉमिनी विद इन 180 days from the rate of becoming the sole member, ये नॉमिनी कट कर देना है यहाँ पे. And whenever there is a change in nominee, it shall not be deemed as what बेटा? ये नॉमिनी कट कर देना. ये नॉमिनी मैंने किसी कारण से डाला था, बट लीव इट, छोड़ दीजिए इसको, फालतू. Within a period of 180 days from the rate of becoming the, सोल मेंबर ही बनेंगे ना आप. चलिए, सो बच्चों प्लीज यहां तक जितना मैंने पढ़ाया है, नॉमिनी वाला कट कर दीजिए. यहां पे आपको प्लीज कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. अभिषेक, ऐसे डर के क्यों बोलता है? कॉन्फिडेंस से बोलना, डाउट नहीं है. प्लीज बच्चों, प्लीज एवरीवन, जितना मैंने पढ़ाया है वहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. अरे कोई जिंदा भी है कि नहीं ऑनलाइन वाले बच्चों? पक्का? राघव, ईशान, सिद्धि, यहीं तक? हाँ, इसके आगे तो अपन कल पढ़ेंगे, डोंट वरी. x+15+30 यहां तक क्लियर था? हर्षित क्लियर है? चलिए, अभी फटाक से अपनी राइटिंग, अभी भी किसी के मन में कुछ रह गया तो राइटिंग प्रैक्टिस में अपन कुछ तो करेंगे. सो फटाक से आ जाइए, राइटिंग प्रैक्टिस आज की स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले डालिए चैप्टर 2, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर फॉर्मेशन. पहले लिखेंगे एज पर सेक्शन 3.
Public companies can be formed by at least 7 persons. Private companies can be formed by at least 2 persons, and OPC can be formed by 1 person by subscribing to the MOA. The company in which there is only 1 person as member is OPC. Features of OPC, ब्रैकेट में लिखना, companies incorporation rules 2014. बिल्कुल हो सकता है साव्य. चलिए नंबर 1, the sole member plus nominee have to be citizen as well as resident of India plus capable of entering in contract. Minor cannot be admitted even as beneficiary. Minor को benefit के लिए भी आप admit नहीं कर सकते. B. At single time, a person can be sole member as well as nominee of not more than 1 OPC, and if due to death of sole member of other OPC, if a person becomes sole member of second OPC, क्यों? As he was nominee of that OPC, he will have to choose one OPC where he will be continuing as sole member. Nominee can withdraw his consent by a notice in writing. Procedure X plus 15 plus 30. Nominee can be changed
in the event of death, insolvency or otherwise. Procedure x plus 13 INC3 एंड INC4, ये ध्यान में रखना, यहां पे भी सेम। If nominee becomes sole member as a result of death of sole member, if nominee becomes sole member due to the death of sole member, new nominee will be appointed in 15 days. Procedure same, x plus 15 plus 30 INC3 and INC4. That's it. Hope everyone is clear and everyone has written too. अगर किसी ने मुझसे ये डाउट पूछा कि एक ओपीसी उसी ओपीसी का मेंबर बन सकता है और उसी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, तो मैं फेंक के मारूंगा जूता यहीं से। चलिए लिख लिया सब लोगों ने? लिखने की स्पीड मेरी तेज है? नहीं तेज नहीं है यार, कम समय में ज्यादा लिखवाना चाहता हूं और इतने टाइम से लिख रहा हूँ यार। मैं तो पता नहीं कितना ही लिख दिया होगा। एशिया में अगर लिस्ट बने किन लोगों ने ज्यादा लिखा है तो उसमें शायद मेरा नाम भी आ जाए। चलिए वैभव तेरी भी बढ़ जाएगी, इसलिए तो इसको राइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। चलिए भाई अच्छे से लिखो, खिचड़ी विचड़ी मत करो। चलो मैं भागता हूँ, खाना खाता हूँ। अभी आप लोग का नया लेक्चर शुरू होगा 1:45 को, ठीक है? 1:45 को विल मीट फॉर CMA।